कई यादें आ गई। जब मैं 12 साल का था मेरे माता पिता का तलाक हो गया। उन्होंने अपनी नई फैमिली बना ली और मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया जो अकेली रहती थी। जब मैं 17 साल का था तब मेरी दादी गुजर गई। फैमिली रजिस्टर में सिर्फ मेरा नाम बचा था। 18 साल की उम्र में जब मैंने सू मैंग्याओ के साथ रिश्ते में आने के लिए हाँ की थी तब उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे एक परिवार देगी। मैंने उसकी बातों पर विश्वास किया और 7 साल तक उसका इंतजार किया। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? एमनीजिया का एक घटिया नाटक और धोखा। उन 30 दर्दनाक दिनों को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शुक्र है कि अब सब खत्म हो गया है। मैंने कर्टन हटाया और खिड़की से आती सूरज की तेज रोशनी ने मेरे अंदर की सारी ठंडक दूर कर दी। सुबह के 8 बजे अलार्म बजा। मैंने कपड़े बदले, अपना बैग लिया और जाओयू के साथ यूनिवर्सिटी चला गया। फ्रेशमैन एनरोलमेंट सेरेमनी ऑडिटोरियम में हो रही थी। मैं नए और एनर्जेटिक स्टूडेंट्स के बीच बैठा था, प्रिंसिपल की मोटिवेशन से भरी बातें सुन रहा था। मेरे मन में जो एक अजीब सा डर था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। गुशियान का नया फ्यूचर अब शुरू हो चुका था। सू मेंग्याओ ने जैसे ही आंखें खोली उसे डिसइंफेक्टेंट की तेज महक आई। शराब के साइड इफेक्ट्स अभी भी उसकी बॉडी में फैल रहे थे। उसका सिर भारी था और पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने खाली नजरों से अपने आसपास देखा। उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। उसके पास खड़े सू फैमिली के लोगों ने जब देखा कि उसे होश आ गया है तो उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे अभी भी उदास थे। तुम एक आदमी के लिए कब तक ऐसे मरने का नाटक करोगी? उसकी कुछ सहेलियां भी उसके पास आ गईं और उसे समझाने लगी। गुशियान को गए 1 महीना हो गया है और उसका कोई अता पता नहीं है। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। मेंग्याओ दीदी, उसे भूल जाओ। तुम जैसा लड़का चाहो वैसा मिल सकता है। फिर तुम उसी के पीछे क्यों पड़ी हो? सुमेंग्याओ पिछले 1 महीने में ये बातें कई बार सुन चुकी थी। उसने कभी इन पे ध्यान नहीं दिया और अब भी उन्हें अनसुना कर रही थी। उसकी लाल आंखें खाली थीं। उसके बिना मेकअप वाले चेहरे पर सिर्फ एक जिद दिख रही थी। उसे इस तरह बर्बाद होते देखकर सू मेंग्याओ की माँ का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आखिरकार अपना आपा खो दिया। तुम सू फैमिली की इकलौती बेटी हो। तुम्हारे कंधों पर सू ग्रुप के फ्यूचर की जिम्मेदारी है और तुम हर दिन इस तरह प्यार में पागल होकर क्या कर रही हो? मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए लड़का पसंद कर लिया है। 5 दिन बाद शादी है और तुम्हें वहां आना होगा। अगर तुम अभी भी नहीं समझी तो आगे से सू फैमिली का नाम इस्तेमाल करना भूल जाना। इतना कहकर सू मेंग्याओ की माँ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और गुस्से से दरवाजा पटक कर चली गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी सहेलियां भी चुप रहीं। सू मेंग्याओ बड़ी मुश्किल से उठी। उसकी आवाज भारी और थकी हुई थी। उस बुढ़िया ने किसे चुना है? जोहान, जो फैमिली का तीसरा बेटा। सू मेंग्याओ ने एक ठंडी सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तुम लोग जाकर उससे कहो कि शादी का फैसला कोई और नहीं कर सकता। अगर वो समझदार है तो खुद शादी तोड़ दे, वरना मुझे जो फैमिली की बेइज्जती करने के लिए मजबूर मत करना। सो मेंग्याओ के इस टोन से ही उसकी सहेलियां समझ गईं कि वो आसानी से हार नहीं मानेगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले सू आंटी के गुस्से को देखकर उन्होंने डरते डरते उसे समझाने की कोशिश की। मेंग्याओ दीदी, हमारे सर्कल में शादियां बिजनेस डील्स की तरह होती हैं। सू आंटी ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया है और जो फैमिली से पंगा लेना भी आसान नहीं है। क्यों ना इस बात को यहीं खत्म कर दें? हाँ, इनविटेशन कार्ड्स पहले ही भेजे जा चुके हैं। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। दूल्हा बदल गया तो क्या हो? अगर गुशियान वापस आ भी जाए तो इसका फैमिली बैकग्राउंड तुम्हारे स्टेटस से मैच नहीं करता। सू मेंग्याओ ने कभी नहीं सोचा था कि वो सहेलियां जो बचपन से उसके साथ हैं वो ऐसी बकवास करेंगी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने उन्हें घूर कर देखा। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात कही तो यहाँ से दफा हो जाना। मैं सू मेंग्याओ हूँ और मेरी जिंदगी में मेरा पति सिर्फ गुशियान ही होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो फैमिली से है या शिए फैमिली से। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। उनकी बातों का कोई असर ना होते देख उसकी सहेलियों ने भी कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। वो सब चुपचाप वहां से चली गई। हॉस्पिटल वार्ड में अब सू मेंग्याओ अकेली थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दिमाग में कई तस्वीरें घूमने लगीं। रोज घर से निकलने से पहले मैं उसके कपड़े ठीक करता था और उसे किस करता था। जब वो बीमार होती थी तो मैं उसकी फिक्र में रोने लगता था और उसके लिए गर्म सूप लेकर जाता था। एनिवर्सरीज पर मेरे दिए हुए सरप्राइज गिफ्ट्स और हर साल साथ रहने का वो वादा अब सिर्फ एक सपना बनकर रह गए थे। सेक्रेटरी के उस मैसेज को देखकर कि अभी भी मेरा कोई पता नहीं है, सू मेंग्याओ का टूटा हुआ दिल एक बार फिर दर्द से भर गया। उसने उस फोन को कसकर पकड़ लिया जो मैंने फेंक दिया था, जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। मेंग्याओ दीदी, हमने जोहान से बात की है। उसने कहा कि शादी का फैसला उसके पेरेंट्स ने किया है और वो उनकी बात मानेगा। वो शादी नहीं तोड़ेगा। अब हम क्या करें? ये सुनकर सू मेंग्याओ का दिल और टूट गया। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। अगर उसे समझ नहीं आ रहा है तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। उसकी इस आवाज को सुनकर उसकी सहेलियों का दिल दहल गया। जो फैमिली भी जिंगबे में एक बहुत बड़ी फैमिली थी। मेंग्याओ दीदी, तुम क्या करने वाली हो? प्लीज कुछ गलत मत करना। सू मेंग्याओ ने उनकी तरफ देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और टॉपिक बदल दिया। लू सेनियान कहाँ है? तो उसकी सहेलियां तो इस आदमी के बारे में भूल ही गई थी। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी। पता नहीं, सिस्टर डू से पूछना पड़ेगा। इतना कहकर वो कॉल करने ही वाली थी कि सू मेंग्याओ, जिसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था और उसे निकालने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, उसने उन्हें रोक दिया और खुद वहां जाने का फैसला किया। वीआईपी रूम में घुसते ही जैसे ही वो बैठी, डू ली हुआ शराब और एक आदमी को लेकर अंदर आई। वो सू मेंग्याओ को खुश करने की कोशिश कर रही थी। बॉस सू, आपको जो चाहिए था मैं ले आई, आप खुद देख लीजिए।
इतना कहकर उसने अपने पीछे डरे हुए छुप रहे आदमी को धक्का दिया। लू सिनियन अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसके हाथों और पैरों पर नीले और पर्पल निशान थे। वो बुरी तरह कांप रहा था और ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। कमरे में आए लोगों को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। मैंग जाओ दीदी, 1 महीने में ही एक हैंडसम लड़का ऐसी हालत में पहुंच जाएगा। ये देखकर कमरे में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। सिर्फ सु मेंग्याओ के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वो उस आदमी को घूरती रही और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। आखिर में उसकी आवाज में बहुत पछतावा था। कमरे में कई लोगों ने लंबी आह भरी। काश मुझे पहले पता होता तो मैं ये सब शुरू ही क्यों करती। 2 महीने पहले इसी VIP रूम में कही गई बातों को याद करके उन्हें लगा कि वो मजाक में की गई बातें अब सच हो गई थी। सेकंड मिस शहन ने अपने प्यार को पाने के लिए जो कुछ भी किया उसका कोई असर नहीं हुआ और गुशियान ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। इस 1 महीने में उसकी सहेलियों ने उसे ढूंढने के लिए अपने सारे कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने हर वो जगह छान मारी जहां वो हो सकता था, लेकिन कुछ पता नहीं चला। कोई इंसान इतने बड़े सर्च ऑपरेशन से कैसे बच सकता है और अपना कोई सुराग कैसे नहीं छोड़ता? ये सवाल उन सबके दिमाग में घूम रहा था। यूनिवर्सिटी शुरू हुए 1 हफ्ता हो गया था और मैं कैंपस के माहौल में ढल रहा था। रोज सुबह उठकर क्लासेस अटेंड करना और क्लासमेट्स के साथ असाइनमेंट्स डिस्कस करना, खाली समय में दोस्तों के साथ घूमना फिरना और पार्टी करना। अगर पहले मेरी जिंदगी से समुद्र में आ रहे तूफान की तरह थी तो अब ये शांत पानी की तरह हो गई थी। मैं इस शांति को एंजॉय कर रहा था। मेरा शरीर और दिमाग दोनों रिलैक्स हो गए थे। शनिवार की दोपहर को मैं और जाओयू पार्क में वॉक करने गए। वापस आकर मैंने देखा कि WeChat पर मैसेजेस की बाढ़ आई हुई है। मेरे कई दोस्तों ने मुझे एक ही लिंक फॉरवर्ड किया था। उस लिंक को खोलते ही मुझे सु मेंग्याओ और गुशियान के नाम दिखाई दिए। जब मैंने उस शादी का पूरा वीडियो देखा तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने बस कुछ डॉट्स रिप्लाई कर दिए। मेरे बेस्ट फ्रेंड का मैसेज भी तुरंत आ गया। उसने गुस्से में बहुत सारी गालियां लिखी थी। सु मेंग्याओ जैसी धोखेबाज लड़की को अब एक सच्चे प्यार करने वाले की तरह दिखाया जा रहा है। ये सब किसे बेवकूफ बना रहे हैं। अगर मुझे तुम्हारे पकड़े जाने का डर न होता तो मैं खुद जाकर इस घटिया लड़की का असली चेहरा सबके सामने ले आता और उसे दिखाता कि वो अंदर से कितनी खोखली है। वो कह रही थी कि वो सिर्फ तुमसे शादी करेगी। सच में मुझे तो हंसी आ रही है। क्या वो भूल गई कि उसने तुम्हें घर से कैसे निकाला था? और कह रही है कि वो तुम्हें ढूंढ लेगी। उसे दफा हो जाना चाहिए। उसका वापस आना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। ये सब शिकायतें देखकर मुझे याद आया कि सुबह मुझे कुछ अजीब क्यों लग रहा था। तो ये वो शादी थी जिसे मैंने छोड़ दिया था। ये सोचकर मुझे हंसी आ गई। जाओयू ने भी मुझे हंसते हुए देखा तो वो भी मजाक में शामिल हो गया। शान भैया, क्या हुआ? किस बात पर हंस रहे हो? मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। मेरा दोस्त मुझे कुछ बता रहा था। वीबो पर जो ट्रेंडिंग न्यूज है ना, वो दुल्हन जिसने अपनी शादी में इतना ड्रामा किया। जाओयू को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था तो उसने ऐसे ही पूछ लिया। फिर उसने वीबो खोला। रिफ्रेश करते ही उसे एक नई पोस्ट दिखी। उस दुल्हन के बॉयफ्रेंड की फोटो मिल गई है जिसने उसे प्रपोज किया था। उसने फोटो जूम की और वो मुझे दिखाने ही वाला था कि उस पुरानी आईडी फोटो को देखकर वो चौंक गया। वो उस फोटो को काफी देर तक घूरता रहा और फिर उसने मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि वो मुझे देख रहा है तो मैं सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? थोड़ा हिचकिचाने के बाद जाओयू ने सच बताने का फैसला किया। शियान भैया, लोकल मीडिया ने उस लड़के की फोटो ढूंढ निकाली है जिसे वो दुल्हन प्रपोज कर रही थी। वो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। क्या आप उसे जानते हैं? मेरी चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अब मुझे समझ आया कि सु मेंग्याओ ने इतना बड़ा तमाशा क्यों किया था। वो सिर्फ मुझे ढूंढना चाहती थी। मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई। मैंने जाओयू के हाथ में फोन स्क्रीन देखी और भौहें सिकोड़ी। ये मेरे हाई स्कूल की आईडी फोटो थी। पता नहीं ये किसने लीक कर दी। हालांकि ये 7-8 साल पुरानी फोटो थी और मैं अब थोड़ा बदल गया था, लेकिन कोई भी देखकर पहचान सकता था कि ये मैं ही हूँ। वरना जाओयू मुझसे ये सवाल नहीं पूछता। कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने कुछ देर सोचा और फिर सच बोलने का फैसला किया। हाँ, ये मैं ही हूँ। सु मेंग्याओ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। ब्रेकअप के बाद मैंने अपना नाम बदला और विदेश आ गया। ये सब सुनकर जाओयू की आंखें फटी रह गईं। वो हैरानी से बोला, अगर ब्रेकअप हो गया था तो उसने ये सब नाटक क्यों किया? इससे तो तुम्हारी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन मैं अब विदेश में हूँ तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होगी। जाओयू का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। ऐसा लग रहा है कि उसने जानबूझकर इतना बड़ा तमाशा किया है ताकि वो तुम्हें ढूंढ सके। न्यूज काफी फैल गई है। हो सकता है यूनिवर्सिटी में कोई तुम्हें पहचान ले। तब तुम क्या करोगे? यही बात मुझे भी सता रही थी, लेकिन जाओयू को मेरे लिए परेशान देखकर मैं मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं होगा। उसे नहीं पता कि मैंने अपना नाम बदल लिया है। उसे मेरे विदेश आने के बारे में भी कुछ नहीं पता। अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो मैं बाहर निकलते समय मास्क पहन लूंगा और खुद को अच्छे से कवर कर लूंगा। हाँ, यही करना पड़ेगा। जाओयू ने उदास मन से सिर हिलाया और अपनी एक टोपी निकालकर मुझे दी। बाहर जाते वक्त इसे पहन लेना, ये तुम्हें छुपाने में भी मदद करेगी और धूप से भी बचाएगी। मैंने वो टोपी ली और माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मजाक में कहा, वो बस एक एक्स गर्लफ्रेंड ही तो है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। सु मेंग्याओ इतने बड़े इवेंट में पागलों की तरह बिहेव कर रही है। साफ दिख रहा है कि वो नॉर्मल नहीं है। मैंने हाल ही में ऐसी बहुत सी न्यूज देखी हैं जिनमें लोग प्यार में धोखा खाने के बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स या एक्स हस्बैंड से बदला लेते हैं। शियान भैया,
मुझे सच में डर लग रहा है कि कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। सिर्फ 1 महीने पहले मिले अपने इस छोटे भाई को मेरी इतनी चिंता करते देख मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और